कि ये जो किताबें लिखने के पीछे, किताबें लिखने का मकसद नहीं है। किताबें लिखने के पीछे मतलब है डीब्राह्मणाइजेशन चलाना। भारत में ब्राह्मणों ने जो इतिहास का ब्राह्मणाइजेशन किया, उस इतिहास को पढ़कर हम लोगों का ब्राह्मणाइजेशन होता है। हम लोगों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में वो लोग क्या बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का गुरु रामदास नाम का ब्राह्मण है। ये जैसे आपने कहा कि वो तो किला हासिल करने के बाद की घटना है, उसने तो पहले ही हासिल किया था। अगर गुरु होता तो फिर पहले ही होता। तो ये जो बात आपने वही एग्जाम्पल के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश की, तो ऐसा इतिहास में चाणक्य के बारे में भी यही है। चाणक्य भी पैदा ही नहीं हुआ। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति फिजिकली हिस्टोरिकल है ही नहीं। चाणक्य जो है, ये भी ये किताब में इसको भी प्रमाणित किया गया, सिद्ध किया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ है। मगर चाणक्य को बताते वक्त कैसा बताते हैं कि वो चंद्रगुप्त का भी गुरु है, वो अशोका का भी गुरु है, वो मतलब कितने मौर्यों का गुरु है, 10 खानदान है उनके, तो मतलब 1000 साल जीवित था कि क्या था पता ही नहीं चलता है। वो उसका भी गुरु, उसका भी गुरु, हर एक का गुरु, क्योंकि वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक है। और गुरु क्यों बताया जाता है? क्योंकि कोई भी शूद्र या कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण के बगैर महान नहीं हो सकता। अगर कोई चंद्रगुप्त महान हो गया तो चाणक्य की वजह से महान हो गया। तो चंद्रगुप्त महान हो गया, इतिहास है। मगर वो चंद्रगुप्त महान नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। तो क्या कहते? नहीं, वो महान है मगर वो चाणक्य ने बनाया। तो श्रेय महानता का वो चंद्रगुप्त को देने के बजाय वो चाणक्य को देते हैं। उसी तरह से शिवाजी महान है तो क्यों है? क्योंकि रामदास की वजह से। यानी कोई भी गैर ब्राह्मण आदमी ब्राह्मण के बगैर महान हो ही नहीं सकता। हाँ, वो उसके लिए भी आजकल प्रचार में लाए जाते हैं ना कि उनके गुरु भी ब्राह्मण थे। हाँ, ऐसा कहते हैं, लोग कहते रहते हैं। टीचर ही नहीं था, बहुत सारे ये। हाँ हाँ, तो अभी ये देखो, ये यहाँ बैठे हुए टिप्पणी साहब है ना, ये कायस्थ जाति के है और महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर कोकण के रहने वाले थे और कोकण में ही ये कायस्थ लोग बड़ी संख्या में है। तो वहाँ पर जो सरनेम मिलते हैं वो सरनेम को ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं, ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो कायस्थ है। और कायस्थ जो है ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र में लिख कर रखा उन्होंने उनके किताबों में, ये शूद्र है। फर्क इतना है, ये सबसे ऊपर वाले शूद्र है, उसके ऊपर कोई शूद्र नहीं। बस थोड़ा समाधान जो है, हाँ, टिप्पणी साहब बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों की साइकी जो है ना काम कैसे करती है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये शूद्र है मगर इसके ऊपर कोई शूद्र नहीं है, ये सबसे ऊपर वाला शूद्र है। और उसी से संतुष्ट आदमी हो जाता है। चलो यार कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम है मगर सबसे ऊपर है। तो ये जो ग्रेडेड सिस्टम है, एक ग्रेडेड सिस्टम के तहत ये सारा का सारा होता है। अब हम लोग जो ये इतिहास लिखने का जो काम कर रहे हैं, अब इस देश में एक मौलिक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास ही। इस देश में अगर काउंटर रेवोल्यूशन हो गया तो ओबीसी की मदद से होगा। बहुत गंभीर बात कह रहे हो आप लोगों को। इस देश में अगर काउंटर रेवोल्यूशन हो गया तो ओबीसी की मदद से होगा, और इस देश में रेवोल्यूशन हुआ तो भी ओबीसी की मदद से ही होगा। ध्यान रखना, बहुत दो बातें बहुत अहम है कि काउंटर रेवोल्यूशन, अभी देखो जो कुछ भी संविधान के विरोध में या बहुत सारी बातों के विरोध में बातें हो रही है, वो करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मगर करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं पिछड़ा हूं,
चाय बेचने वाला हूं, मगर उसकी जाति जो है वो घिसड़ी है, जो गुजरात में हमारे ग्रामीण सिस्टम में हाथ से जो घुमाकर घानी चलाकर जो तेल निकाला जाता है गांव देहात में, मालूम है ना लोगों को, तो वो उसकी जाति का नाम है गुजरात में घिसड़ी। मतलब बैकवर्ड ही नहीं है नरेंद्र मोदी, मोस्ट बैकवर्ड है। आप लोगों को समझना जरूरी है ये बातें, क्योंकि ये इसका राजनीति में संदर्भ है। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड ही नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड है। और उसकी संख्या गुजरात में पांव टका में पाव है। पाव टका में पाव समझ रहे कि नगर पालिका में और ग्राम पंचायत में पंच चुनकर लाने की संख्या नहीं है। जो गांव का पंच चुनवा कर नहीं ला सकते, वो देश का प्रधानमंत्री आरएसएस ने इसी वजह से नॉमिनेट किया। ये विद्रोह नहीं कर सकता, समझ रहे? बहुत प्लानिंग भी वो सारा का सारा माइक्रो लेवल पर करते, इसलिए बता रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी का यानी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्राह्मणाइजेशन के लिए। ज्यादा ब्राह्मणाइजेशन जो है हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद। अब देखो ज्यादा बड़े पैमाने पर, मतलब सरकार का ये जो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, इसको हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हिंदुआइजेशन कहते हैं, और हिंदुआइजेशन कहने से उनकी मदद करते हैं। जितने लोग पढ़े लिखे इसको हिंदुआइजेशन कहेंगे, उतने लोग ब्राह्मणों की मदद करते हैं। क्योंकि देखो, लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाई जा सकती है। लोकतंत्र में शब्द ही शस्त्र है। बंदूक गोली चाकू छुरी नहीं चला सकते। लोकतंत्र में हथियार शब्द ही है, शब्द ही शस्त्र है। ये हमारे संत है महाराष्ट्र के तुकाराम, उन्होंने कहा शब्द ही शस्त्र है। मतलब मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। हमारे संत ने, जिसकी हत्या हुई संत की महाराष्ट्र में, उसने तुकाराम ने कहा शब्द शस्त्र है, और मैं उसका काम करता हूं, ऐसा कहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हिंदुआइजेशन। मुस्लिम्स और ब्राह्मणों के बीच में जो बहुत बड़ा टकराव होता है, उस टकराव में मुस्लिम्स लोग भारत को भारत कभी भी नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ब्राह्मण लोग पिछले 90 साल से ज्यादा समय कोशिश में लगे हुए कि हिंदुस्तान कहा जाए, मगर अभी तक ब्राह्मण कामयाब नहीं है। मगर मुसलमान पहले से ही हिंदुस्तान कह रहे हैं। उनको यह समझ में भी नहीं आ रहा कि हम इनडायरेक्टली ब्राह्मणों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए खतरा है। शब्द के रेफरेंस में बता रहा, शब्द कितने खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी इसको हिंदुआइजेशन नहीं कहता। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व मूलतः क्या है? हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रचार करने के लिए बदला हुआ रूपांतरित नाम है, शब्द है। क्योंकि ब्राह्मण 100-150 साल पहले खुलकर ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करते थे, मगर आज उनको ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करने से खतरा लगता है। वो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसने हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, और वो वोट का अधिकार रखने वाले लोगों की संख्या देश में अगर माइनॉरिटी को मिलाया जाए तो 85% है, और माइनॉरिटी को माइनस कर दिया जाए तो ये 74.5% है। तो ये जो लोग हैं, ये इतने परसेंटेज लोग हैं जिनको 21 साल के आधार पर वोट का अधिकार मिला।
अगर ब्राह्मण खुलकर ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करे कि इतने लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाएंगे, समझ रहे? इतने लोग 85% लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर हम राजपूतों का डीब्राह्मणाइजेशन कर दे तो 85 में 6% ऐड हो जाएगा। तो जा रहा समझ में? मतलब हम लोग जो कर रहे हैं ना, बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे। और इंसानी फितरत में एक बात आपको बताता हूं, मेरा मूल क्या है, ये जिज्ञासा हमेशा रहती है। यार मेरा मूल क्या है, मेरी जाति का मूल क्या है, उसकी जिज्ञासा हमेशा उसके मन मस्तिष्क में रहती है और वो ढूंढने की कोशिश करते रहता है, उसको मिलता नहीं है। इसलिए रिसर्च करने वाले लोगों का ये काम होता है, ये काम विलास ने किया। और इसमें ये जो इतने पेज में लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आएगा, ये आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सारे देश भर में हम लोगों को एक अभियान चलाना होगा और अभियान की शक्ल में समझाना होगा, प्रचार की शक्ल में समझाना होगा, उनका अपना इतिहास समझाना होगा। मैं पहले कहता था हम लोग मूल निवासी है, अभी 2-3 साल से मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम लोग नाग लोग हैं, नाग ही मूल निवासी है और मूल निवासी ही नाग है। अभी 2-3 साल से मैं, क्योंकि मेरे भी बुद्धि का विकास होते रहता है, जैसे जैसे मेरे पास डाटा आता है, जैसे जैसे जानकारी आती है, मैं विश्लेषण करते रहता हूं और फिर अपने अंदर जो है सुधार करते रहता हूं। इस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अभी उन्होंने ये बताया, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है इसलिए उनका कहना है बताऊं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को सब कुछ, हाँ, इस संदर्भ में स्वामी धर्मतीर्थ कहते हैं कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, लेकिन उन्हें इसकी गारंटी नहीं थी कि उनका यह वर्चस्व निरंतर बना रहेगा। भविष्य में कोई ब्राह्मण विरोधी बौद्ध समर्थक राजा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राजाओं ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को कुछ हद तक सह लिया, लेकिन बाद में स्वतंत्र शक्तिशाली बनने के बाद उन राजाओं ने ब्राह्मण तथा उनके ब्राह्मण धर्म को छोड़कर फिर से बौद्ध धर्म का सहारा लिया और ब्राह्मणों को फिर से नीचे दबाया। इस तरह बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था, जिसके प्रभाव में आकर राजा लोग ब्राह्मणों की गुलामी से कभी भी आज़ाद हो सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसे क्षत्रिय राजपुत्रों का वर्ग निर्माण करने की योजना बनाई जो ब्राह्मणों को सर्वोच्च जाति समझकर उनके सामने घुटने टेक देगा और ब्राह्मण वर्ग तथा नवनिर्मित क्षत्रिय वर्ग हाथ में हाथ मिलाकर देश का शोषण करेंगे। ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों ने नव क्षत्रिय ब्राह्मणवादी वर्ग को राजपूत नाम देकर उनके माध्यम से भारत पुरोहितशाही के गुलामी से बंदिस्त किया। इस तरह राजपूत कालखंड भारत का काला कालखंड डार्क एज है। लेकिन ब्राह्मण राजपूत गठबंधन कैसे बना और उसकी सैद्धांतिक नींव कैसे रखेगी, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना होगा। साथियों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, एक बात तो मैं आपको बताया कि हम इंक्लूडिंग माइनॉरिटी, और हम लोग और इसमें 6% राजपूतों को जोड़ना चाहते हैं। आप लोग, दूसरी एक बात आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये राजपूत जो है या जो भी मिडिल कम्युनिटीज़ है, जैसे वर्णा सिस्टम में ब्राह्मणों ने जिनको शूद्र कहा, ऐसे बहुत सारे राज्यों के शूद्र जातियों को उन्होंने क्या किया, सत्ता में हिस्सेदारी दी। जैसे महाराष्ट्र के मराठा को कहा राज्य की सत्ता तुम्हारी मदद से दिल्ली की सत्ता हमारी। आ रहा कुछ समझ में आ रहा? हरियाणा का जाट मुख्यमंत्री रहे, पंजाब का जाट मुख्यमंत्री रहे, हमें ऐतराज नहीं है, मगर वहां के जाटों को जो चुनकर दिल्ली जाएंगे वहां हमारा राज होगा, दिल्ली में हमारा राज होगा। और ये राज स्थापित करने के लिए संगठन के लेवल पर उन्होंने हाई कमांड नाम का टेक्निक डेवलप किया। हाई कमांड
अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में हाईकमान बोलते हैं। हिंदी में हाईकमान अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी वाले जो है हाईकमान शब्द यूज करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, राज्य की विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार होगा। जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा, ये संविधान में लिखा। इससे उनको लगा, अरे ये तो स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, विधायक अपने अपने लेवल पर मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर ये हमें चुनौती देंगे। देवेगौड़ा ने चुनौती दिया, शरद पवार ने चुनौती दिया प्रधानमंत्री पद के लिए, आप लोगों को याद होगा। और बहुत ताकत लगाकर शरद पवार को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। करुणाकरण जो था वो समकक्ष जाति का है, पर शरद पवार की जो समकक्ष जाति है उसी जाति का करुणाकरण था। करुणाकरण का रिटायर्ड नरसिंह राव ने, नरसिंह राव रिटायर्ड हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने क्या सोचा, ये नरसिंह राव रिटायर्ड हो गया है, टेम्पररी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते हैं, टेम्पररी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कहा नहीं मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। शरद पवार ने कहा कि नहीं, चुनाव होना चाहिए। अच्छा, तो फिर नरसिंह राव को पता चला कि चुनाव में तो शरद पवार जीत जाएगा, तो करुणाकरण को एक बयान देने के लिए कहा कि आपको ये आपका चुनाव लड़ने की बात हमें मंजूर है, आपको आज निकाल दिया जाएगा, तो कल चुनाव कैसे लड़ोगे? कांग्रेस से निकाल देते प्राइमरी मेंबर से, तो कल चुनाव करेंगे। शरद पवार ने सरेंडर कर दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री पद स्वीकार कर लिया। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से निकालकर शरद पवार को दोबारा महाराष्ट्र भेज दिया गया है। इतिहास है जितने सब काल्पनिक बातें नहीं बोलो, ये हमारे सामने ये विश्लेषण हम इसलिए कर सकते क्योंकि ये इस इतिहास का हमारे पास अध्ययन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। तो जो वर्णा सिस्टम में जो शूद्र जातियों में से हर राज्य में जिनकी संख्या ज्यादा है, उन लोगों के साथ उन्होंने गुप्त समझौता किया। वो गुप्त समझौता ये था कि राज्य की सत्ता तुम्हारे मदद से मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, दिल्ली की सत्ता हमारी। भारत के संविधान में केंद्र की सत्ता में बहुत ज्यादा पावर रखा गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये अपने भाषण में कहा कि 1935 में केंद्र सरकार को जितने अधिकार दिए गए थे उससे ज्यादा अधिकार भारत के संविधान में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मैं भारत को कमजोर नहीं होने देना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य में कोई राज्य जाति के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश कर सकता है। ये भविष्य में ना हो और फिर भारत के टुकड़े ना हो, इसके लिए केंद्र को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाएगा। और बाबा साहब ने ऐसे अधिकार दिए। परिणाम क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए उसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ब्राह्मणों ने थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कब्जा कर लिया और ब्राह्मण का भी। आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है और जिसे आप लोग हिंदुआइजेशन कहते हैं वो हिंदुआइजेशन नहीं है, वो ब्राह्मणाइजेशन है। क्योंकि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की कैसे हो सकती है, जिनकी संख्या 3.5% है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है 6% वोट एक राज्य में, ऐसे 4 राज्यों में पार्टी रिकॉग्नाइज होगी तो फिर वो पार्टी नेशनल मानी जाएगी। अरे एक राज्य में रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकता तो नेशनल पार्टी एक नहीं बन सकती। एक जो नेशनल पार्टी ब्राह्मणों की नहीं बन सकती उसकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है रिकॉग्नाइज। कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर। दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, कोकणस्थ ब्राह्मण, इसने बनाया। तीसरी श्रीपाद अमृत डांगे, केरला का नंबूदरी ब्राह्मण, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, माकपा बनाए। चौथी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ बनाया, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। उसी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, चौथा। पांचवा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अब उसकी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। 5 राष्ट्रीय पार्टियां
अकेले 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां है। हिंदुआइजेशन जिसे आप कहते हो, आरएसएस जो करती है या समस्त ब्राह्मण जो करते हैं, सभी पार्टियों को उसका फायदा होता है। तो ये जो थियरी है, कौन सी? कम्युनल सेकुलर, सेकुलर कम्युनल, कम्युनल सेकुलर, ये गधा बनाने का राष्ट्रीय अभियान है। तो हमारे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कम्युनल सेकुलर के गुलाम है। गधे बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अरे बीजेपी कम्युनल है, कांग्रेस सेकुलर है, थोड़ा जरा इधर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अभी नई थ्योरी आ गई, एक नई थ्योरी आ गई, वो है संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग संविधान खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए पीछे लग जाते हैं किसी और के। नहीं, ये नहीं, कम्युनल नहीं है, ये सेकुलर है, इसलिए संविधान बचा लेगा। ये कम्युनल है, खतरे में डाल देगा। वो उसके सेकुलर के नाम पर उसके पीछे चल जाता। अगर हम कांग्रेस को सेकुलर मान ले तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर कांग्रेस के विरोध में भाषण किया कि नेहरू जो है ये लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र भारत में स्थापित कर रहा है। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर 1955 में कोलंबिया में स्पीच है, रिटन स्पीच है बाबा साहब का। तो या तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर की समझ बराबर नहीं है, या तो हमारी समझ बराबर नहीं है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। हम लोग ऐसी बात को, जो स्ट्रेटेजी है, उसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदुआइजेशन के संबंध में एक शब्द हिंदुत्व है, एक हिंदू है, एक हिंदू धर्म है, 3 शब्द यूज होते हैं। आपको समझ में आया इसलिए विश्लेषण करके समझा। एक शब्द हिंदुत्व है, एक शब्द हिंदू है, एक शब्द हिंदू धर्म है। तो मैंने जब पुणे में ये भाषण दिया था, क्या कहा था कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। मैं चुनौती देता हूं आरएसएस के ब्राह्मणों को, भागवत जी को, कि वो सिद्ध करे कौन से धर्मशास्त्र में हमें हिंदू लिखा हुआ है और बताए। तो 1.5 महीने के बाद वो पुणे आया, कार्यक्रम लिया और कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तो मैंने कहा जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं उसका जवाब क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कहा हिंदू लिखा हुआ है, हमारे लिए जरा बताओ। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। तो ये बात हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, SC ST OBC के लोगों को, कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। जैसे जैसे वो हिंदू बनेंगे, तो हिंदू बनेंगे कैसे? जानते हो हिंदू बनेंगे कैसे? कोई ब्राह्मण SC ST OBC को प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकता, क्योंकि प्रचार करने के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, घुमंतु जातियों का बहिष्कार, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये है ब्राह्मणत्व। इतनी बात है ब्राह्मणत्व की। और ब्राह्मणों के पास प्रचार करने के लिए कुछ मसाला ही नहीं है, तो आपको हिंदू बनाएंगे कैसे? आप हमारे धर्म में आ जाओ और थोड़ा सा आपको हम अछूत बनाएंगे, नहीं थोड़ा अछूतों से आपको शूद्र बनाएंगे, ऊपर रखेंगे। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो जूता निकालेंगे उसको, तो साले जूते से मारूंगा। 1901 में निकाला जूता। हाँ नहीं बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आज की बात समझा रहा हूँ आपको, ब्राह्मणाइजेशन के संबंध में समझा रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने इसका रास्ता ढूंढा, ये बोल रहा हूं मैं, उसका रास्ता ढूंढा। क्या रास्ता ढूंढा? कि वो प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे हिंदू मुसलमान का झगड़ा चलते रहना चाहिए। 24 घंटे निरंतर हिंदू मुसलमान का झगड़ा चलता रहना चाहिए, 24 घंटे निरंतर चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? कोई SC ST OBC का आदमी मुसलमान के साइड में खड़ा नहीं होगा।
जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा तो कोई SC ST OBC का आदमी मुसलमान के साइड में खड़ा नहीं होगा, उसको खड़ा होना पड़ेगा इधर ही। तो बड़े आसानी से हिंदू बनाने का नया तरीका जो उन्होंने डेवलप किया है वो है निरंतर मुसलमान वर्सेस हिंदू, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अभी देखो, ब्राह्मण कहते हैं हिंदू मुसलमान का संघर्ष ये भारत की आज के तारीख की पहले नंबर की समस्या है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ब्राह्मणों की थियरी है, मान लेते हैं कि ये ब्राह्मण हिंदू और मुसलमान का झगड़ा पहले नंबर का समस्या है, चलो मान लेते हैं। मगर मुसलमान भारत में आने के बाद ना ये हुआ, मुसलमान भारत में आने के बाद हिंदू मुसलमान सबसे बड़ी समस्या हुई कि मुसलमान भारत में आए ही नहीं। कल्पना, हाइपोथेसिस, कल्पना कर, मुसलमान भारत में आए ही नहीं, इसका मतलब मुसलमान नाम की प्रजा भारत में है ही नहीं, तब कौन सा झगड़ा था? ये किताब ने वो सिद्ध करके दिखाया कि वो झगड़ा ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिज्म का था, ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का था, नाग वर्सेस ब्राह्मण का था। आया क्या? ये किताब ने ये इतना और ऐसे प्रमाण है इसमें कि कोई ब्राह्मण इसका उत्तर दे नहीं पाएगा, मगर फिर भी ब्राह्मण के पास उत्तर है। मैं ब्राह्मण को जितना जानता हूं उसके दिमाग को जानता हूं, मेरे से ज्यादा भारत में ब्राह्मण को कोई नहीं जानता। तो ब्राह्मण जो है वो उसका जवाब ढूंढेगा। क्या जवाब? बिल्कुल चर्चा मत करना। उसके पास इसका जवाब है। इसलिए हमने क्या विचार किया, हर जिले में जाकर चर्चा करेंगे, ऐसा कार्यक्रम हर जिले में करेंगे और प्रचारक निर्माण करेंगे और इनको कुछ मूल बातें, मोटी बातें समझाएंगे और उनको प्रचार के लिए सारे देश भर में प्रचार के लिए फैलाएंगे।